everyone, this is Kashish. Welcome back to my channel Successes. So today we are going to discuss about the chapter The Fundamental Unit of Life, which is a part of biology and belongs to the class 9 science. Okay? So before this we also have covered chapter number 1 and chapter number 2, which are a part of chemistry. So if you haven't watched that videos, so please do watch it, and the link in the description is given. Okay? So we have also covered the lecture 1 related to this chapter. Now we are moving to lecture number 2. So किन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि बेसिक सेल होता क्या है, सेल का क्या इंट्रोडक्शन था, उसकी कैसे डिस्कवरी हुई, सेल में बहुत वैरायटी होती है इन दी साइज, इन दी शेप, ठीक है, इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। अब हम सेल के पार्ट्स के बारे में जानेंगे और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे, यानी सेल कोई होगा तो वो दिखता कैसा होगा। ऑल्दो सारे सेल्स के अलग अलग, मतलब बहुत सारे अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप हो सकते हैं, बट स्टिल कोई एक जनरल तो कुछ होगा ना कि कोई सेल अगर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, तो वही एक जनरल सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सेल है तो उसके अंदर क्या है। ठीक है, सो सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ सेल फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं सो दैट एक विजुअल इंप्रेशन आपके माइंड में रहे थ्रू आउट दी होल चैप्टर। Okay, so this is the diagram of the cell for which I was talking about. So ये है हमारा कोई भी बेसिक सेल। ठीक है, कोई सा भी सेल हो उसके अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब डिपेंड्स अपॉन कि वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो उनमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट अभी हम एक जनरल सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल के अगर कोई पार्ट है, अगर उसमें मान लो सेल मेम्ब्रेन है तो उसका क्या काम होगा, या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसका क्या काम होगा। ये सब सेल के पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेल मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन का मतलब होता है द बाउंड्री ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अगर वो सेल की मेम्ब्रेन है तो उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, यानी सेल की बाउंड्री है तो सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अगर मान लो न्यूक्लियस की बाउंड्री है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, यानी किसी भी चीज की बाउंड्री उसकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सो जो ये आप ये लेयर देख रहे हो, ये जो चारों तरफ ये जो बाउंड्री बनी हुई है डार्क सी, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और कुछ कुछ सेल्स में इसके बाहर भी एक और बाउंड्री होती है और ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए, रिजिडिटी के लिए, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जैसे कि मैं आपको एक और सेल दिखाती हूँ, ये इसमें ये अंदर वाली बाउंड्री तो है ही, बट एक और एडिशनल बाउंड्री देखो बनी हुई है। एक अंदर वाली तो है ही, एक और एडिशनल बाहर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। बट इस सेल की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन है। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका क्या काम होता है, उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, जस्ट इतने से में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन वाला। इसी तरीके से हम और पार्ट्स के बारे में भी और जानेंगे। ठीक है, सो cell membrane, it is the outermost covering of the cell that allows the entry or exit of some important material in and out of the cell. So outermost covering है, यानी सबसे बाहर वाली कवरिंग जो होती है सेल की, उसको हम बोलते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसका क्या काम है कि क्या चीज सेल के अंदर जाएगी और क्या चीज सेल से बाहर जाएगी उसको रेगुलेट करना। ठीक है, उसका काम है, उसका ध्यान रखना उसका काम है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो वो बाउंड्री होती है, किस चीज की बनी होती है, वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। ठीक है, इट इज पोरस इन नेचर। पोरस का मतलब होता है जिसमें छेद हो, तो ऐसी है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो पोरस है नेचर में, यानी उससे इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, कोई भी चीज में छेद है, यानी उसमें से गैसेस का एक्सचेंज हो पा रहा है। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड O2 मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो उनका आना जाना चलता रहता है सेल से आर पार। ठीक है, तो वो कैसे होता है, बिकॉज जो सेल की मेम्ब्रेन है उनमें बहुत छेद है, तो उसी से ये आर पार वो करते हैं। इट गिव्स शेप टू द सेल। ऑब्वियसली जो एक बाउंड्री है किसी भी चीज की, वो उस अंदर वाली चीज को एक शेप देती है ना। अगर मान लो आपके घर की कोई बाउंड्री नहीं होगी तो आपका घर नहीं लगेगा इरेग्युलर सा। सिमिलरली सेल की एक बाउंड्री है जिसकी वजह से उसकी एक शेप है। It is also called selectively permeable membrane because it allows selected materials to entry for exit in or out the cell. Entry और exit आएगा यहाँ पे, for नहीं आएगा और आएगा। ठीक है, ओके, सो इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही अंदर परमिट करती है या बाहर परमिट करती है आने जाने के लिए। जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसा नहीं कि कोई भी मटेरियल आएगा तो वो सेल के अंदर आने देगी कि आ जाओ वेलकम है, नहीं। जो कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स होते हैं उन्हीं को ही वो सेल के अंदर आने देती है और सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही सेल से बाहर जाने देती है। इसलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टेड मटेरियल्स को परमिट करती है, यानी उनको
वो बोलते हैं ना इजाजत दे दी जाने की, ठीक है, परमिशन से कोई मिलती है। नोट, सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो जो CO2 O2 जैसी चीजें हैं, ऐसी गैसेस हैं, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आर पार करती है सेल में, ठीक है। डिफ्यूजन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। इसका आप सिर्फ एक ऐसे एज अ डेफिनेशन याद रख सकते हो कि डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसेस का एक्सचेंज होना फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन। यानी हमने पढ़ा था ना सेकेंड चैप्टर में कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, तो जहां पर भी हाई कंसंट्रेशन होगा वो उस जगह को छोड़कर कंपैरेटिवली लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जो भी चीज होगी, लाइक CO2 है या O2 है। इसी को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चले जाना। Okay, for example, CO2, which is a cellular waste for cell and required to be excreted out, it accumulates in high concentration inside the cell. So when the concentration of CO2 is low in external environment, it spontaneously move outside the cell from a region of high concentration to a region of low concentration through the process of diffusion. मुझे पता है मैंने बहुत कुछ लिख दिया तो आपको नहीं समझ में आया होगा, बट इन अ सिंपल वे अगर मैं बोलूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि जो भी देखो जो सेल है उसके लिए जो CO2 है वो एक वेस्ट की तरह होती है, सेलुलर वेस्ट यानी सेल की वेस्ट की तरह होती है, जिसको वो बाहर निकालना चाहेगा। जो सेल है वो अपने अंदर से CO2 को हमेशा बाहर निकालना चाहेगा क्योंकि वो उसके लिए एक वेस्ट है। नाउ जो CO2 है उसको बाहर तो निकलना ही है, ठीक है, सेल को। अब जब वो बाहर ऐसे नहीं निकल सकती, वो बाहर तब जाएगी जब उसको बाहर लो कंसंट्रेशन मिल रहा होगा सेल के अंदर से। मान लो सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन है, वो तभी मूव करेगी क्योंकि उसे जाना डिफ्यूजन से ही है। जब उस क्योंकि वो हाई टू लो ही जा सकती है क्योंकि डिफ्यूजन अलाउ ही हाई टू लो करता है, अंदर ऑलरेडी हाई है, बाहर जब लो कंसंट्रेशन होगा तभी वो CO2 बाहर मूव कर सकती है। समझ में आया आपको? इस तरीके से डिफ्यूजन चलता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जैसे हम गैसेस के एक्सचेंज को डिफ्यूजन बोलते हैं, वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर के एक्सचेंज को, वाटर के सेल के अंदर जाना और वाटर का सेल के बाहर आना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नाउ देयर आर 3 केसेस पॉसिबल, ठीक है। देखो 3 चीजें हो सकती हैं, या तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन जो है बड़ा ही लो होगा और बाहर का हाई होगा, या सेल के अंदर का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा, सेल के बाहर का लो होगा, या फिर सेल के अंदर जितना कंसंट्रेशन है उतना ही कंसंट्रेशन बाहर होगा। देखो सबसे पहले मान लो अगर सेल के बाहर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और अंदर बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि वो तो हाई टू लो मूव करेगी, वाटर जो है हाई टू लो जाएगा, सेल के अंदर लो है, तो जितना पानी बाहर था वो अंदर की तरफ आ जाएगा और सेल क्या होगा? फूल जाएगा यानी स्वेल हो जाएगा। उल्टा देखिए, अगर हम सेल के अंदर हाई था बाहर लो था, तो पानी क्या हाई टू लो जाता है, यानी वो अंदर से सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। और मान लो अगर सेल के अंदर जितना कंसंट्रेशन है उतना ही बाहर है, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, तो कोई मूवमेंट वहां नहीं होगी। यही इस तरीके से हमारे 3 केसेस आते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नाउ जो मैंने समझाया उन्हीं का इन्होंने नाम रखा हुआ है। देखो द डायग्राम इज, ये सराउंडिंग है, एक सेकेंड, ये सराउंडिंग है सेल की, ये अंदर हमारा सेल है, सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है, सराउंडिंग में हाई कंसंट्रेशन है, तो आप बताओ मूवमेंट कैसे होती है? हाई टू लो, यानी बाहर से अंदर की तरफ कोई चीज जाएगी। एक सेकेंड, सेल के बाहर हाई है, सेल के अंदर क्या है? लो है, तो हमें पता है हाई टू लो जाना होता है किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये हाई है कि लो है, यानी बाहर से चीज अंदर की तरफ जाएगी। तो आपको ये लगता है सेल जितना पहले था उससे फूल जाएगा, यानी इस केस में क्या होगा? हमारा सेल स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SWELL, स्वेल हो जाएगा। बाहर जो सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन हाई था, अंदर वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो था। हमें पता है चीजें हाई टू लो में जाती हैं, तो इसलिए बाहर का सारा सॉल्यूशन अंदर चला जाएगा सेल के और सेल फूल जाएगा। इसको हम बोलेंगे कि सेल स्वेल हो गया यानी फूल गया है। और जो ये सॉल्यूशन है बाहर जिसका बड़ा हाई कंसंट्रेशन है, इसको हम बोलेंगे कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब जो मैंने बोला वो मैंने लिखा है, अब आप ये इसको पढ़ लेना। आइसोटोनिक में क्या है? सेल के अंदर जितना कंसंट्रेशन है उतना ही बाहर है सेल से, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि कोई हाई टू लो का यहाँ पे केस ही नहीं है, तो सेल विल रिमेन सेम, सेल के साइज में कोई फर्क ही नहीं आएगा क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट आता है हमारा सराउंडिंग में, तो लो है, लो, बट सेल के अंदर हाई है, तो हमें पता है हाई टू लो चीजें जाती है यानी अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा सारा सोल्यूशन, तो अंदर सेल क्या होगा? सिकुड़ जाएगा यानी श्रिंक हो जाएगा। और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। नाउ आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। सो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बुक में इसका डायग्राम नहीं है, बट मैंने खुद से इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करी ताकि मैं आपको एक ईजी वे में समझा सकूँ। नाउ हम मूव करते हैं सेल वॉल पर।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो है सेल वॉल। देखो सेल मेम्ब्रेन अलग चीज है और सेल वॉल अलग चीज है। मैं आपको दिखाती हूँ सेल की, पहले शेप दिखाती हूँ, सेल की फिगर दिखाती हूँ, सेल कैसा दिखता है। जस्ट वेट। देखो इस तरीके से हमारा कोई भी सेल दिखता है। मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, इसमें दोनों है, सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी। देखो ये जो अंदर वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, बट जो ये बाहर वाली लेयर है ये होती है सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ना वो खाली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। क्यों होती है ये? ताकि सेल को एक रिजिड शेप मिल सके। अगर आप नोटिस करोगे, देखो ये प्लांट सेल है, इसकी एक फिक्स्ड शेप है, बट इफ यू नोटिस दिस वन, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, इरेगुलर सा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है। तो प्लांट्स है, प्लांट्स को एकदम बाहर रहना होता है। देखो भगवान जी ने हर एक चीज एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई है, सोच के बनाई है। अब प्लांट्स हैं उनको बाहर रहना है, उनको आंधी तूफान बारिश फ्लड हर एक चीज को झेलना है, इसलिए उनको क्या रिजिड बनाया गया है। प्लांट में रिजिडिटी होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि उनके सेल्स में सेल वॉल होती है, उनको रिजिडिटी देने के लिए, शेप देने के लिए, ठीक है। तो सेल वॉल का काम होता है रिजिडिटी देना, शेप देना, जो कि सेल मेम्ब्रेन से अलग काम है। अब हम आ जाते हैं अपने सेल वॉल पे। इट इज रिजिड आउटर कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ये रिजिड वाली कवरिंग होती है और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में ये नहीं होती। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है ये? सेलुलोज की। सेलुलोज जो होता है एक बेस्ट चीज है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, जो कि प्लांट्स को एक स्ट्रेंथ देता है। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म विच स्टैंड विदाउट बर्स्टिंग। द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड सेल walls which build pressure on cell wall, but the cell wall exert equal pressure against swollen cell and the result become neutral। देखो जो अभी मैंने कंडीशंस बताई थी, तो ये सेल को फटने से भी बचाता है, क्योंकि क्या होगा जब सेल के अंदर, जब वो होगा ऑस्मोसिस होगा, सेल क्या होगा? स्वेल हो जाएगा, ठीक है। सेल जब अंदर से फूल जाएगा तो वो क्या करेगा? प्रेशर बढ़ाएगा वॉल के ऊपर बाहर वाले, और वॉल भी उतना ही प्रेशर उसके ऊपर बनाए रखेगी, जिससे क्या होगा? सेल फटेगा नहीं, बर्स्ट नहीं होगा। जितना अंदर से प्रेशर बना रहा है सेल वॉल, उतना ही बाहर से प्रेशर बना रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रल इफेक्ट आ जाएगा और कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सेल बर्स्ट नहीं होगा। Now the note is when a living plant cell loses water through osmosis, जब भी कोई लिविंग प्लांट सेल होता है और वो पानी को लॉस कर देता है, यानी पानी उसके अंदर से निकल जाता है, यानी सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। देयर इज श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। कभी कभी क्या होता है? सेल वॉल से बाहर निकल जाते हैं जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, आप क्या समझते हो इससे? सो द प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन जो भी है वो दिस इज ओनली द नोट वाली पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी कम टू द न्यूक्लियस। जैसे किसी भी बॉडी में ब्रेन जरूरी है ना, वैसे किसी भी सेल में न्यूक्लियस जरूरी है, क्योंकि एक कंट्रोल सेंटर होता है वो सेल का। नाउ मैं आपको न्यूक्लियस भी दिखाती हूँ कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है। देखो ये जैसे ये कोई सेल है तो इस सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, बीच में या साइड में, पर सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको ध्यान से देखो ये है हमारा न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी एक और ब्लैक डॉट होता है, ब्लैक पार्ट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोलियस कहते हैं, न्यूक्लियोलियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलियस होता है, और जो न्यूक्लियस की ये लेयर है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इतना तो आप समझते हो। न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियोलियस, और उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसकी बाउंड्री को। तो ये क्या है? किसी भी सेल का कंट्रोल सेंटर, यानी जो भी सेल को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो ये एक कंट्रोल की तरह काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन काम करता है, वो खुद काम नहीं करता। जैसे ब्रेन जो है वो अपना खुद का काम अलग करता है, पर वो सारे फंक्शंस को मैनेज कर लेता है, वैसे न्यूक्लियस करता है। सो न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कैसी शेप होती है इसकी? स्फेरिकल, यानी बॉल जैसी शेप होती है, और ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। उसकी एक लेयर भी होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, विच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। किसी भी चीज की अगर मेम्ब्रेन है तो वो क्या काम करेगी? उस चीज के अंदर बाहर क्या जा रहा है उसको संभालने का काम। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या जा रहा है, न्यूक्लियस से बाहर क्या जा रहा है, वो सारा कौन संभालता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन संभालता है। The nucleus contains small spherical structure called nucleolus। अब मैंने दिखाया था न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, गोल सा, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन एडिशन टू न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस तो होता ही है, उसके अलावा कुछ थ्रेड जैसे, यानी कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब क्रोमोसोम के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर डीएनए होता है। तो जो न्यूक्लियोलस है वो तो है ही न्यूक्लियस के अंदर, उसके अलावा क्रोमोसोम्स भी हैं। तो क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कंटेन डीएनए। क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं। डीएनए आपने सुना हुआ होगा। डीएनए एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन का अलग होता है, ठीक है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कोई भी इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, विच इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना। डीएनए कंटेन जीन्स विच आर इन, देखो मैं आपको एक अभी समझाती हूँ, एक सेकेंड।
सबसे पहले हमारे में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूक्लियोलियस और दूसरा होता है हमारा क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम के अंदर, नीचे पढ़ा देती हूँ, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्रोमोसोम के अंदर होता है हमारा डीएनए। क्या होता है? डीएनए। नाउ डीएनए के अंदर होते हैं हमारे जीन्स। जीन्स तो आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उनको जीन्स बोलते हैं। So DNA contain genes which are the inheritance units in living organism which transfer the hereditary characteristics from parent to offspring। यानी आपने देखा किसी के पेरेंट्स का, अगर किसी की मम्मी का अगर ब्लू कलर की आईज है तो उनके बच्चों की भी ब्लू कलर की आईज हो जाती है। तो दैट इज द जीन्स, मम्मी के जीन्स बच्चे में चले गए इसलिए ब्लू कलर की आईज है उसकी, ठीक है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम जीन्स बोलते हैं, जो कि डीएनए के अंदर मिलती हैं। ये सारा जो डीएनए वाला काम है हमारा बेचारा न्यूक्लियस संभालता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब एक बार मैं डायग्राम से समझाई थी, आपके माइंड में इमेज बन जाएगी। ये जो पूरा है ना, ये खाली पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस है इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म ना। एंड प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। यानी किसी भी सेल के अंदर का जो लिविंग वाला पार्ट होता है ना, जीता हुआ जो पार्ट होता है, वो प्रोटोप्लाज्म होता है। और प्रोटोप्लाज्म है क्या? द कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। The nucleus plays a very important role in cellular reproduction by which a single cell divides and form two new cells। आपने देखा होगा कि जब मतलब रिप्रोडक्शन में जो न्यूक्लियस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब कोई भी एक सेल टूटकर दो सेल बनते हैं, जैसे आपने क्लास 8 में रिप्रोडक्शन जब चैप्टर करा होगा तो उसमें एक आया होगा ना फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, द डिवाइडेशन ऑफ द न्यूक्लियस। डिवाइड होना, जो एग होता है उसका बार बार डिवाइड होना, तो वो भी क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसमें। तो न्यूक्लियस तभी बहुत काम आता है। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। और दो टाइप के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकते, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से दो टाइप के सेल हो सकते हैं। देखो कुछ सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, और कुछ सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। जिनमें नहीं होती उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जिनमें होती है उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं। उसके एग्जांपल्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन हो गए प्रोकैरियोटिक के, और अनियन सेल, ह्यूमन चीक सेल हो गए यूकैरियोटिक के। दोनों में डिफरेंस आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दो कंपैरेटिव टर्म्स आएंगी तो उनका डिफरेंस पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। सो द डिफरेंस इज ऑल हियर। The definition I have cleared: the cells having nuclear membrane without nuclear material without nuclear membrane। सिंपल प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल्स में उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है प्रोकैरियोटिक, ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक। ठीक है। मीनिंग की बात करें तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। सिमिलरली यू का मतलब है ट्रू, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, ये यहाँ पर हमको दिया हुआ है मीनिंग। नाउ हम बात करें साइज की, तो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम मिलता है और यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में क्योंकि न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए सेल ऑर्गेनल्स के पास भी मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन है और सेल ऑर्गेनल्स के पास भी मेम्ब्रेन है। क्लियर। न्यूक्लियोइड की बात करें तो इट कंटेन्स न्यूक्लियोइड, इट कंटेन्स न्यूक्लियोलियस। जो मैंने आपको दिखाया था ना, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा पार्ट गोल सा ब्लैक, तो उस ब्लैक पार्ट को प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड बोलते हैं और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलियस बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। सो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं इन द डिफरेंस बिटवीन। साइटोप्लाज्म की बात करें तो इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इन द सेल। सो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, लेट मी शो यू 1 मिनट। सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ, आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की एक इमेज दिखाती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा अच्छा से नहीं लग रहा। इमेज दिखा के आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा। देखो जैसे आप लोगों को यहाँ पे दो इमेजेस दिख रही होगी, यूकैरियोटिक सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में आप देखोगे इट इज मोर डिफाइंड, इसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बट इसमें आप देखोगे कुछ फैले फैले से हुए हैं एलिमेंट्स, जो है वो न्यूक्लियस जो है फैला हुआ है। ठीक है, कोई बंधा हुआ नहीं है, ये अपने आप में बोल सकते हैं कि लूज है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ वहाँ फैल रहा है ये क्योंकि इसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो। इसके जो और भी जो पार्ट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, गोल्जी अपैरेटस, ये बहुत ज्यादा डिफाइंड है और इसमें सब फैला हुआ है। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए ये मोर डिफाइंड नहीं है, बट यूकैरियोटिक इज मोर ऑफ अ डिफाइंड पार्ट। ठीक है, सो ये मैंने आपको इमेज दिखा दिया। आप चाहो तो ऐसा कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो अपनी उसके लिए, अपनी आइडिया के लिए। जैसे आप क्या करो ना, एक सेकेंड, आप क्या करो कि अपने आइडिया के लिए क्या करो, इसमें एक ड्रॉ कर लो यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। जस्ट वेट, मैं इतना भी करवा देती हूँ। प्रोकैरियोटिक में ऐसा एक सेल बनाओ,
ऐसा आपको एक सेल बनाना है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है ना थोड़ा सा ऐसा ऐसा बना दो, फैला फैला सा। और यूकेरियोटिक में एक सेल बनाओ, उसके अंदर न्यूक्लियस बढ़िया सा बना दो, ठीक है। ऐसे आप 2 फिगर्स दिखा सकते हो, तो डायग्राम भी हो सकता है इसका, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस, जो मैंने बताया ना, जो एक सेकंड फिगर में समझा देती हूँ मैं, इसमें तो कुछ वैसे पढ़ाने वाली चीज भी नहीं है। ये जो बीच का खाली वाला पार्ट है ना, जेली जैसा होता है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका काम क्या है कि सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी ये पार्ट्स हैं, इनको अपने अंदर रखना, ये इसका काम है जस्ट, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो खाली पार्ट है वहां पर ये प्रेजेंट होता है, और ये वेरियस कंपोनेंट्स को अपने अंदर रखता है, जिसको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, ये सब। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनल्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, इनका अपना अपना काम होता है, ठीक है। सेल के जो मेन पार्ट्स थे वो ये थे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब हम सेल के अंदर अंदर जा रहे हैं और उसके अंदर जो और भी पार्ट्स होते हैं उसको और डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, देन देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल, ये हमारा मेन चैप्टर का पार्ट रह गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इसको समझेंगे, क्योंकि ये नया है आपके लिए। अभी तक की सारी चीजें 8th में पढ़ी हुई थी, बट आपका पढ़ा हुआ नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है वीडियो और आपको लगता है कि हाँ आपके लिए थोड़ी मेहनत हुई है, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड ऑल्सो पूरी वीडियो देखा करो ताकि आपको नॉलेज हो जाए, और इन नोट्स को कॉपी करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।